अब देखिए, जो अपन इनकम है उसको अपन ने जैसे अपन ने 5 डिफरेंट हेड्स में डिवाइड किया था, तो हेड वाइज आपको क्या है, कंप्यूटेशन करनी है, और अपन ने पहले भी डिस्कस किया है, ईच हेड ऑफ इनकम इससे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो किस तरह से अपने को कंप्यूटेशन करनी है इनकम की और क्या टैक्स रेट्स रहेंगी। तो सबसे पहले आप देखिए सैलरी हेड की इनकम, ठीक है। फिर आपके आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो अपन ने सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी इंटर लेवल पे पढ़ा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट हेड है आपके क्या, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, कंप्यूटेशन होती है पीजीबीपी हेड की। फिर आता है हमारे पास कैपिटल गेन्स, और रेजिडरी हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो इनकम्स किसी भी हेड में टैक्सेबल नहीं हुई, ठीक है, पहले 4 हेड में एग्जेम्प्ट भी नहीं है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर क्या हो जाएगी, चार्जेबल टू टैक्स होगी। हेड वाइज आपको कंप्यूटेशन करनी है। फिर इसी में ही आपको एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे ऑन अकाउंट ऑफ क्लबिंग। क्लबिंग क्या होती है, इनकम ऑफ अदर पर्संस, इनकम ऑफ अदर पर्संस टू बी इंक्लूडेड इन assessees टोटल इनकम। इनकम ऑफ अदर पर्सन, जैसे अब माइनर चाइल्ड है, इसकी इनकम क्या हो जाएगी, इसके पेरेंट के अंदर इंक्लूड हो जाएगी। इंडिविजुअल ने अगर कोई इनकम ट्रांसफर कर दी अपनी स्पाउस को, तो विदाउट एडिकेट कंसिडरेशन एंड नॉट इन एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, तो ये क्लबिंग के प्रोविजंस क्या है, अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए आगे, ये तो क्लबिंग की बात हुई। उसके अलावा जो एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं अपने ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस के, करेंट ईयर एडजस्टमेंट होंगे, एक हेड में नुकसान है, एक हेड में इनकम है, आपस में एडजस्ट हो गए। पुराने वाले साल के लॉसेस कैरी फॉरवर्ड लेके आएंगे आगे और उनको एडजस्ट किया जाएगा। उसके बाद हमारे पास आती है ग्रॉस टोटल इनकम। फिर हम देते हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U। पर अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में हो, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में हो, तो फिर आपको 80C से लेके 80U के डिडक्शंस क्या है, आर नॉट एडमिजिबल। सिर्फ स्पेसिफिक डिडक्शन आपको मिलते हैं जो अभी आगे पढ़ेंगे, जैसे 80CCD सबसेक्शन 2, 80CCH जो आपके सबसेक्शन 2। लिमिटेड क्या है, डिडक्शंस ही आपको क्या है वहाँ मिल रहे हैं, और कोई डिडक्शन आपको चैप्टर 6 से के नहीं मिलते हैं, ठीक है। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में 115 BSC ये डिडक्शंस अपन पेमेंट के रिलेशन में होते हैं, 80C से लेके GGC तक। इनकम के रिलेशन में होते हैं 80IA से लेके 80 RRB, 80U में अदर डिडक्शन है, TTA TTB सेविंग बैंक इंटरेस्ट या सीनियर सिटीजन्स को जो बैंक इंटरेस्ट मिल रहा है वो। फिर अपन टैक्स निकालते हैं एट द प्रिस्क्राइब रेट्स। फिर अपन क्या निकालते हैं, टैक्स निकालते हैं एट द रेट्स ऑफ प्रिस्क्राइब्ड। फिर टैक्स निकाला जाता है, रिबेट अगर एडमिजिबल है 87A में वो लेस कर दी जाती है। सरचार्ज आप जोड़ते हो एट रेट ऑफ से 10% या 15% या 25% या 37%। और डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में मैक्सिमम जो सरचार्ज की रेट है वो 25%। सरचार्ज के बाद, टैक्स प्लस सरचार्ज के बाद मार्जिन रिलीफ अगर एडमिजिबल है वो लेस करने के बाद अपन HEC जोड़ते हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट रेट ऑफ 4%। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ते हैं एट रेट ऑफ 4%। रिलीफ आपको अगर एडमिजिबल है वो लेस कर दी जाती है। फिर जो टैक्स आप पे करते हो, जैसे आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपने पे करना होता है रिटर्न बेचते वक्त, जितना आपको TDS हुआ, TCS हुआ, एडवांस टैक्स हुआ, इनका आपको क्या मिल जाएगा, और अदर टैक्स क्रेडिट्स जैसे AMT क्रेडिट है, मैट क्रेडिट है, ये सब क्रेडिट्स लेस हो जाते हैं। फिर बैलेंस आपके टैक्स पेएबल है। अगर लेट फाइल करते हो रिटर्न
234F की आपकी फीस लग जाएगी। ए का इंटरेस्ट है फॉर डिले या डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। टू 234B का इंटरेस्ट है फॉर डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। 234C का इंटरेस्ट है फॉर डेफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स आपने टाइमली नहीं जमा कराया, ये इंटरेस्ट जुड़ने के बाद आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करना होता है। तो इस मैनर में सभी, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो HUF हो, चाहे वो AOP हो, चाहे वो फर्म हो, चाहे वो कंपनी हो, इस तरह से आपको क्या है कंप्यूटेशन करनी होती है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है टैक्स रेट्स। इनकम किस रेट से, इनकम पे किस रेट से टैक्स लगेगा, तो ये अपन डिस्कशन कर रहे हैं। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि किस रेट से आपको क्या है टैक्स देना है। तो एक आप देखिए, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है, इसको हम बोलते हैं एक तरह से कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स है यहां पर। यहां एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस या नॉट एडमिसिबल, ये मिलते नहीं है वाइल कंप्यूटिंग टोटल इनकम। ये एडमिसिबल नहीं होते हैं वाइल कंप्यूटिंग टोटल इनकम। 115 BAC के अंदर हम चल रहे हैं, ये डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में ऑटोमेटिकली आप इसमें हो। अगर आप ऑप्ट आउट करते हो तो आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा, फिर आप ऑप्ट आउट कर रहे हो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से। अब देखो, इंडिविजुअल हो गया, HUF हो गया, AOP हो गया, BOI हो गया, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन हो गया। जिन इनकम पे स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स लगना है वो तो छोड़ दो। जैसे आपके 111A है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पे 20% की टैक्स रेट से टैक्स लग रहा है ऑन ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड। ये 112 में या 20% से लग रहा है। अब 112 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 12.5% से लग रहा है। 112A में भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 12.5% से लग रहा है। जैसे 115 BB के अंदर विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी वगैरह में 30% से लग रहा है। BBJ में ऑनलाइन गेमिंग में 30% से लग रहा है। वो तो रेटों पे जो लगना है वो लगना है। अदर देन दैट जो असेसमेंट ईयर 25-26 की जो टैक्स रेट है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में ऑन फर्स्ट ₹3 लाख क्या हो गई, नील हो गई। ऑन फर्स्ट ₹3 लाख कोई टैक्स नहीं देना। 3 लाख से लेके 7 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो 5% की रेट से टैक्स देना है। 3 लाख से 7 लाख तक की इनकम पे 5% की रेट से देना है। पहले 6 था, अब 7 हो गया। 7 लाख 1 से 10 लाख तक, 7 लाख 1 से 10 लाख तक 10% से देना है। 10 लाख 1 से 12 लाख तक, 10 लाख 1 से 12 लाख तक 15% से देना है। 12 लाख 1 से 15 लाख तक, 12 लाख 1 से 15 लाख तक 20% से देना है। और 15 लाख के अबव 30% की रेट से टैक्स देना है। 30% की रेट से टैक्स देना है, ठीक है। 20% की रेट से टैक्स देना है। तो देखिए,
इंडिविजुअल्स, एक बार इसको पढ़ लो, इंडिविजुअल्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स और आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन्स other than those who exercise the option to opt out of this regime under section 115 BA6, they have to pay tax on their total income other than the income chargeable to tax at special rates 111, 112, 112, 120, BBJ एक्सेट्रा, उस पर स्पेशल रेट है। यहाँ पे इनको कंसेशनल रेट पे टैक्स देना है। क्या रेट है? अप टू ₹3 लाख क्या रेट पे देना है? 3 लाख तक की अगर आपकी टोटल इनकम है तो नील रेट है। 3 लाख 1 से 7 लाख तक, 3 लाख 1 से 7 लाख तक 5% है। 7 लाख 1 से 10 लाख तक 10% है। 10 लाख 1 से 12 लाख तक 15% है। 12 लाख 1 से 15 लाख तक 20% है और अबव 15 लाख 30%। तो अगर आपकी इनकम से 15 लाख रुपए है तो ये ध्यान रख लो, कितना टैक्स आ गया निकालो। सर 3 लाख पे तो आ गया नील। 4 लाख का कितना आ गया? 5% के 7 लाख तक पहुंचना है ना अपने को, तो ये 20,000 आ गया। फिर 7 से लेके 10 तक 3 लाख पे 10% 30,000 हो गया। 10 से लेके 12 तक 15% 30,000 हो गया। 12 से लेके 15 तक 20% आ गया। 4 और 3 7 और 3 9 और 2 11, 4 और 3 7 और 3 9 और 2 11 और 4 और 3 7 और 3 10 और 2 12 और 3 15, ठीक है 60,000। कितना हो गया ये? 6 और 3 90, 120, 140, 1,40,000 रुपये टैक्स आ जाएगा। ये याद रख लेना 15 लाख तक, 15 लाख तक ये टैक्स है। 15 लाख के ऊपर 30% की रेट से क्या है टैक्स देना। अब व्हाट आर द कंडीशंस विच आर रिक्वायर्ड टू बी सेटिस्फाइड, तो यहां मैंने जैसे आपको बताया कि आपको डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस आपको यहां एडमिसिबल नहीं होंगे। डिडक्शन और एग्जेम्पशन यहां पे एडमिसिबल नहीं होंगे। तो हियर सेक्शन 115 BAC के अंदर ये बोल रखा है कि while computing the total income following deductions या exemptions will not be admissible। सेक्शन 10(5) में जो लीव ट्रेवल कंसेशन है वो आपको नहीं मिलेगा। 10(5) में जो LTC है वो आपको नहीं मिलेगा। हाउस रेंट अलाउंस का एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगा। HRA का आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। 10(14) के अंदर आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अलाउंसेस और बेनिफिट्स फॉर मीटिंग एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू ड्यूटीज ऑफ ऑफिस और पर्सनल एक्सपेंसेस अदर देन दोज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। इसमें देखो आपको मिल जाएगा तो कन्वेंस अलाउंस का, मतलब ट्रेवलिंग अलाउंस का, ऐसे लिख ले ट्रेवलिंग अलाउंस का, इसका मिल जाएगा। डेली अलाउंस का एग्जेम्पशन आपको मिल रहा है, ट्रेवलिंग का मिल रहा है, डेली अलाउंस का आपको क्या है एग्जेम्पशन इस केस में अवेलेबल रहेगा, ठीक है, जो आप एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे हो, ठीक है, अदरवाइज नहीं मिल रहे और कुछ नहीं मिल रहे। और जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है ब्लाइंड और हैंडीकैप्ड के लिए 3200 रुपये पर मंथ वो एग्जेम्प्ट है। MLAs और MPs को डेली और कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस मिल रहा है, वो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। माइनर चाइल्ड को जो इनकम क्लबिंग होती है उसमें 1032 में एग्जेम्पशन मिलता है 1500 रुपए का पेरेंट को, वो नहीं मिलेगा। टैक्स हॉलिडे अंडर 10AA नहीं मिलेंगे। टैक्स हॉलिडे फॉर यूनिट्स विच हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सेक्शन 16 का जो ग्रॉस सैलरी में से डिडक्शन मिलता है एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स का, वो नहीं मिलेगा जैसे ऊपर पढ़ाया था। सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। और वो कितना मिल रहा है? 75,000 रुपये तक का मैक्सिमम लिमिट है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में, ठीक है। एंटरटेनमेंट अलाउंस प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन है वो नहीं मिलेगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा। यू वोंट बी एंटाइटल्ड फॉर से
एडिशनल डेप्रिसिएशन। उसके अलावा डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू नोटिफाइड अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अदर इंस्टीट्यूशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च। 35(1)(2) में नहीं मिल रहा, 35(1)(2)(a) में अप्रूव्ड इंडियन कंपनी फॉर साइंटिफिक रिसर्च वो नहीं मिल रहा है। उसके अलावा नोटिफाइड अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अदर इंस्टीट्यूशन फॉर रिसर्च इन सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल रिसर्च, नेशनल लेबोरेटरी को, यूनिवर्सिटी को, आईआईटी को, स्पेसिफाइड पर्सन्स को जो वेटेड डिडक्शंस पहले मिलते थे या अब अदर जो डिडक्शंस हैं वो मिल रहे हैं 35(1)(2), 35(1)(3), 35(1)(2)(a), 35(2)(a), जो ये पेमेंट करते हो आप उनको, आउटसाइडर्स को। तो साइंटिफिक रिसर्च के लिए, सोशल साइंस या स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए ये अंडर अप्रूव्ड प्रोग्राम वो डिडक्शन एडमिसिबल नहीं होंगे। 35(a)(d) का डिडक्शन नहीं मिलेगा, 35(a)(d) का डिडक्शन नहीं मिलेगा, और डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से नहीं मिलेंगे। सिर्फ मैंने बताया था 80cc(d) सबसेक्शन 2 मिलेगा, दैट इज एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, टू एनपीएस वो मिल रहा है। 80cc(h) सबसेक्शन 2 का मिल जाएगा आपको अग्निपथ स्कीम का, और 80JJAA का डिडक्शन मिल जाएगा न्यू एम्प्लॉयज का, न्यू एम्प्लॉयज का। ये डिडक्शन मिलेंगे, बाकी डिडक्शन एडमिसिबल नहीं होंगे। एंड वाइल कंप्यूटिंग द टोटल इनकम, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस एडजस्ट नहीं हो पाएगा। एक तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस एडजस्ट नहीं हो पाएगा फ्रॉम एनी अदर हेड ऑफ इनकम, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस एडजस्ट नहीं हो पाएगा। और वाइल कंप्यूटिंग द टोटल इनकम, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉस, जो इन वेटेड डिडक्शंस के कारण से अगर कोई नुकसान आ रहा है या अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन आ रहा है एडिशनल डेप्रिसिएशन के कारण से, वो आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे, वो एडजस्ट नहीं कर पाओगे। कैरिड फॉरवर्ड और डेप्रिसिएशन, कैरिड फॉरवर्ड लॉसेस, लॉस, एनी लॉस कैरिड फॉरवर्ड, ठीक है, एनी लॉस कैरिड फॉरवर्ड, या डेप्रिसिएशन फ्रॉम एनी अर्लियर असेसमेंट ईयर, या if such loss या depreciation is attributable to any of the deductions referred above, या loss under the head house property, ठीक है, ये आपको एडजस्ट नहीं हो पाएगा। डेप्रिसिएशन और एडिशनल, मतलब डेप्रिसिएशन आपको जो मिलेगा वो क्या नाम से प्रिस्क्राइब मैनर में कंप्यूट होगा, और मैक्सिमम रेट डेप्रिसिएशन की 40% से ज़्यादा नहीं होगी, और एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको एडमिसिबल नहीं होगा, ठीक है। While computing the total income, any exemption, deduction or allowance or perquisite by whatever name called provided under any law for the time being in force will not be say allowed। अब देखो अपन ने बोला, जैसे सपोज कीजिए फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आप नॉर्मल प्रोविजंस में थे और आपका कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन था जो कि अनएब्जॉर्ब्ड रह गया। अब आप मतलब नॉर्मल प्रोविजन से डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में नहीं थे, अब आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में आ रहे हो, तो हम ये कह रहे हैं कि भाई सपोज कीजिए 5 लाख रुपए का ये अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन था, 5 लाख रुपए का ये अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन था। अब हम कह रहे हैं कि भाई ये तो हम एडजस्ट करने नहीं देंगे आपको। तो जो ब्लॉक की वैल्यू आ रही थी, सपोज करो ब्लॉक की वैल्यू आ रही थी पहले 1/4/24 को, जो ओपनिंग वैल्यू आ रही थी ब्लॉक की वो से 18 लाख थी। अब 5 लाख का आपको ये डेप्रिसिएशन है, हम एडजस्ट नहीं करने दे रहे कैरी फॉरवर्ड करके, तो आपकी ब्लॉक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 13 लाख रुपए, 23 लाख हो जाएगी, सॉरी 23 लाख रुपए आपकी ब्लॉक की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि ये अब आपको एडजस्ट नहीं करने दे रहे, तो एटलीस्ट आपको ब्लॉक की वैल्यू तो बढ़ा दी जाए, तो ये हो जाएगा सर। तो देखिए, द टोटल इनकम अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम शुड बी कंप्यूटेड without set off of any brought forward loss या depreciation for any earlier year where such loss या depreciation attributable to deductions which have been listed above. Such loss or depreciation would be deemed to have been already given effect to and no further deduction of such loss या depreciation will be allowed. ठीक है, कोई फर्दर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। Where the income tax on total income of assessee is computed under this section
एंड देयर इज डेप्रिसिएशन अलाउंस in respect of block of set from earlier assessment year attributable to additional depreciation जिसका कोई which could not be given full effect to prior to AY 25-26 और वो अलाउ नहीं हो रहा है आपको सेट ऑफ करने के लिए 25-26 में ड्यू टू BAC, तो फिर क्या हो जाएगा, आपको WDV उस केस के अंदर क्या है एडजस्ट करनी पड़ेगी। WDV उस एक्सटेंट तक आप क्या है बढ़ा देंगे, WDV उस एक्सटेंट तक आपकी क्या है बढ़ जाएगी। लेट अस कंसीडर द केस ऑफ मिस्टर एक्स whose carries on business of manufacturing of steel. He has unabsorbed depreciation on 1/4/24 which includes amount attributable to additional depreciation during financial year 23-24 or any earlier assessment years. Now अगर ये पे करता है टैक्स असेसमेंट ईयर 25-26 में, तो जो WDV है ब्लॉक की उस एक्सटेंट से आप बढ़ा देंगे जिस एक्सटेंट तक का अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन एडिशनल डेप्रिसिएशन के कारण से जो आपको एडजस्ट करने नहीं दिया जा रहा है। अब जो अदर देन PGBP है वो तो क्या है ऑप्ट आउट कर सकते हैं इन 1 ईयर एंड ऑप्ट इन नेक्स्ट ईयर। ऑप्ट आउट ऑप्ट इन चलता रहेगा जो अदर देन PGBP में ये कह रहे हैं कि अगर आपने ऑप्ट आउट कर लिया, अगर आपने ऑप्ट आउट कर लिया और नॉर्मल टैक्स रिजीम में चले गए एंड आप शिफ्ट हो गए नॉर्मल टैक्स रिजीम में चले गए, देन assessee cannot opt for default tax regime subsequently फिर वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में नहीं आ सकते। तो देखिए वेयर सच इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI और AJP is not having income from business or profession, he or it can exercise an option to shift out or opt out of default tax regime under this section, and such option has to be exercised along with the return of income to be furnished under 139(1) for the previous year relevant to the assessment year. ठीक है, in such case such individual HUF, AOP, AJP can choose either whether or not to exercise the option of shifting out of the default tax regime. Every year वो ये choose कर सकते हैं। He may choose to pay tax under default tax regime for 1 year और दूसरे साल में वो नॉर्मल रिजीम में आ जाए, तीसरे साल में वापस से डिफॉल्ट में चला जाए लाइकवाइज। पर जहाँ तक PGBP हेड की बात है, जो इंडिविजुअल्स है, HUF है, AOP है, BOI है, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन है, जो इंडिविजुअल है, HUF है, AOP है, BOI है, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन है, हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन हैज ऑप्शन टू शिफ्ट आउट ऑफ या ऑप्ट आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम अंडर दिस सेक्शन, एंड द ऑप्शन हैज टू बी एक्सरसाइज्ड on or before the due date specified under 139(1) for furnishing return of income for such previous year, and once the option is exercised, ये आगे डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से बाहर निकल गए तो आगे आप बाहर ही रहोगे। एक बार बाहर निकले तो आप आगे बाहर निकलोगे। अब आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में रहते हो, BAC में रहते हो, तो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स आपको नहीं देना होगा। यू विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे टैक्स, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स जो AMT है वो नहीं देना होगा। जहां तक सरचार्ज की बात है, सरचार्ज लगता है टैक्स पे, तो यहां जो मैक्सिमम रेट ऑफ सरचार्ज है वो 25% से ज्यादा नहीं हो सकता है। और ये ध्यान रखिएगा, चाहे वो नॉर्मल टैक्स रिजीम हो, चाहे वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम हो, चाहे वो नॉर्मल टैक्स रिजीम हो, जो LTCG है 112 का, LTCG है 112A का, STCG है 111A का, और क्या नाम से डिविडेंड की जो इनकम है, डिविडेंड की इनकम है,
इस पे सरचार्ज, इस पे जो टैक्स कैलकुलेट होगा उस पे सरचार्ज ऑन टैक्स किसी भी परिस्थिति में कैन नॉट एक्सीड 15%, 15% से ज्यादा नहीं होगा। तो सरचार्ज कैसे लगता है? देखो, अगर आपकी टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड ₹50 लाख, 50 लाख से ज्यादा है ही नहीं, तो सरचार्ज क्या है? कुछ सरचार्ज नहीं है। 50 लाख से ज्यादा है, आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है, 1 करोड़ तक की है, तो सरचार्ज की रेट क्या रहेगी? 10% रहेगी। ये इंक्लूडिंग डिविडेंड विविडेंड सब है। सरचार्ज की रेट 10% रहेगी। 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ के बीच में टोटल इनकम आपकी 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में, तो 15% की रेट से सरचार्ज है। और टोटल इनकम अगर आपकी एक्सीड कर रही है 2 करोड़, तो 25% की रेट से सरचार्ज है। ठीक है, तो देखिए 1 करोड़ तक, 50 लाख तक तो सरचार्ज है ही नहीं। अब बात आती है कि वेयर द टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम, कैपिटल गेन्स चार्जेबल टू टैक्स अंडर 111A 112, इंक्लूडिंग यानी सब शामिल करते हुए, एक डिविडेंड इनकम भी, कैपिटल गेन्स भी, 111A का, 112A का, ये एक्सीड कर रही है किससे? 50 लाख से। टोटल इनकम एक्सीड 50 लाख बट डज नॉट एक्सीड व्हाट? 1 करोड़। टीआई ये एक्सीड कर रही है किससे? 50 लाख से, पर टीआई डज नॉट एक्सीड गया 1 करोड़। तो सरचार्ज किस रेट से लगेगा? 10% की रेट से लगेगा। सरचार्ज किस रेट से लगेगा? 10% की रेट से लगेगा, जो भी इनकम टैक्स कैलकुलेट होके आएगा। इसी हिसाब से वेयर द टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन्स चार्जेबल टू टैक्स अंडर 111A 112A 1 करोड़ से ज्यादा है बट डज नॉट एक्सीड 2 करोड़। सरचार्ज किस रेट से लग रहा है? इंक्लूडिंग ये 15% से लग रहा है। और यदि आपकी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग से डिविडेंड इनकम, कैपिटल गेन्स 112A 111A के एक्सक्लूड करते हुए आपकी अगर टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, तो 25% से लगेगा उस इनकम पे, तो टैक्स जो टैक्स निकल के आएगा उसमें सरचार्ज। और जो आपके डिविडेंड की इनकम है, कैपिटल गेन की इनकम है, उस पर सरचार्ज की रेट किससे ज्यादा नहीं हो सकती? 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। और कोई भी अलग परिस्थिति है, सरचार्ज की रेट किससे ज्यादा नहीं होगी? 15% से ज्यादा नहीं होगी, अगर आपकी टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम, कैपिटल गेन्स चार्जेबल टू टैक्स अंडर 111A 112A एक्सीड 2 करोड़ एंड डज नॉट, केस इज नॉट कवर्ड। अब देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं। एक आता है कंसेप्ट इसका मार्जिनल रिलीफ का, समझिए। क्यों मार्जिनल रिलीफ मिल रही है? देखो, 50 लाख तक सरचार्ज क्या है? नील है। 50 लाख पे टैक्स निकालो, तो अपन ने निकाला 15 लाख पे, तो कितना आ गया था आपका टैक्स? 1,40,000 आ गया था। समझिए, 15 लाख पे 1,40,000 आ गया था। बचे कितने? 35 लाख। 35 लाख का 30%, 35 लाख का 30%, ये आ गया 10 लाख और 50,000 रुपये। तो कितना आ गया ये? 11,90,000। 50 लाख पे टैक्स आ रहा है आपका कितना? 50 लाख पे आपके टैक्स आ रहा है कितना? 11,90 आ रहा है। 50 लाख पे टैक्स आ गया 11,90। ठीक है, अब सपोज करो आपकी इनकम हो गई 51 लाख रुपए। अगर आपकी इनकम हो गई 51 लाख, 51 लाख पे कितना टैक्स आएगा? 50 लाख पे 11,90 आ रहा है, 1 लाख का 30% और जुड़ेगा, यानी 12,20,000 हो गई। 1 लाख का 30% यानी 11,90 इंटू प्लस 30,000 हो गया। 1 लाख का 30% 30,000 हो गया, 12,20 हो गया। अब ऐड हो गया सरचार्ज। सरचार्ज कितना लग गया?
एट रेट ऑफ 10%, 1,22,000, तो ये हो गया 13,42,000 रुपये। कैलकुलेशन अगर मेरी सही है तो देखो 50 लाख पे आपने टैक्स कितना दिया, 50 लाख पे आपने टैक्स दिया 11,90,000 का, 50 लाख पे आपने टैक्स दिया 11,90 का, ठीक है। और 51 लाख पे आपका टैक्स आ रहा है कितना, कंसेप्ट समझिए, 51 लाख का 13,42 आ रहा है, ठीक है। तो अब इनकम बढ़ी 1,00,000 रुपए, इनकम बढ़ी आपकी 1,00,000 रुपए, टैक्स लायबिलिटी बढ़ गई कितनी, 11,90 माइनस 13,42, 1,52। तो ये तो जस्टिफाइड नहीं है, आपने ज्यादा पढ़ाए कमाए तो कितने, 1,00,000 रुपए ज्यादा कमाए, और टैक्स देना पड़ गया आपको 52,000, 1,52। तो आपको डिफरेंशियल अमाउंट की मिल जाएगी रिलीफ, मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगी आपको। कितनी मार्जिनल रिलीफ मिल गई इस केस में, 52,000 की मार्जिनल रिलीफ मिल गई। 13,42 आपका टैक्स आ रहा था, 52,000 की आपको मार्जिनल रिलीफ मिल गई, तब टैक्स हो गया कितना, इनकम बढ़ी 1,00,000, तो 50 लाख पे 11,90,000 का टैक्स, तो 51 लाख पे 12,90 का, ठीक है। और फिर इसमें HEC जोड़ लेना। तो ये इस तरह से क्या है, आपको मार्जिनल रिलीफ दे देते हैं। ये भी आप सब एक चीज बाद में करेंगे ही करेंगे, ये सब हम लोग एक चीज, चिंता मत करें। इसमें कहीं देख रहा था, एक करोड़ की है, ठीक है, कैलकुलेशन देख लीजिएगा। तो अब ये इसी तरह से मार्जिनल रिलीफ हर केस में आपको अवेलेबल रहती है। मार्जिनल रिलीफ मतलब इनकम बढ़े ज्यादा और टैक्स बढ़े कम, तब तो कोई मार्जिनल रिलीफ नहीं है। टैक्स बढ़े ज्यादा और इनकम बढ़े कम, तो टैक्स क्यों देंगे हम ज्यादा, तो मार्जिनल रिलीफ मिलती है। तो मार्जिनल रिलीफ इज अवेलेबल इन केस द टोटल इनकम एक्सीड से 50 लाख रुपीज। मार्जिनल रिलीफ आपको मिल जाती है इन केस द टोटल इनकम एक्सीड से 50 लाख रुपीज। और क्या है मार्जिनल रिलीफ, द एडिशनल अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेएबल टुगेदर विद द टोटल इनकम together with surcharge on excess income over 50 lakh rupees should not be more than what the amount of income exceeding 50 lakhs। इनकम बढ़े 1,00,000 तो सर टैक्स लायबिलिटी उससे ज्यादा नहीं बढ़े। इसी हिसाब से 1 करोड़ पे भी मिलेगी और 2 करोड़ पे भी इस केस में मिलेगी। जैसे 1 करोड़ है, 1 करोड़ पे टैक्स की लायबिलिटी निकालें, 1 करोड़ पे टैक्स की लायबिलिटी निकालो। 1 करोड़ पे टैक्स की लायबिलिटी कितनी आ गई, देखो 15 लाख पे तो आ गई कितनी, कैलकुलेट की थी 1,40, 85 लाख पे कितनी हो गई, 30%। समझो वापस से मार्जिनल रिलीफ का समझा रहे, ये हो गई 25, 50, तो ये हो गया 26,90,000। तब यहां सरचार्ज लग रहा है एट रेट ऑफ 10%, यहां तो लगेगा ही लगेगा, यानी 269 सरचार्ज लग गया। तो ये हो गई कितनी, 26,90 29,59। अब किसी की 1 करोड़ 1,00,000 इनकम है तो टैक्स हो गया कितना, 1,40 तो 15 लाख पे आ ही गया, और 86 लाख का 30% हो गया, 86 का 25,80 हो गया, 30,000 ज़्यादा हो गया ना, 26, 27, 20 ये हो गया, ठीक है। ऐड सरचार्ज, अब कितना हो गया सरचार्ज की रेट 1 करोड़ के ऊपर, 2 करोड़ तक 15% की रेट है, सरचार्ज लग गया 15% से, तो 27, 20, 4,08,000, ये हो गई 31 लाख
28,000। अब देखो इनकम बढ़ी है 1 लाख रुपए और इनकम बढ़ी है 1 लाख और टैक्स लायबिलिटी कितनी बढ़ गई? 3128 माइनस 2959 169। टैक्स लायबिलिटी बढ़ गई 169। तो मार्जिनल लीफ कितनी मिल जाएगी इस केस में? 69,000 की मार्जिनल लीफ मिल जाएगी। यानी अब आपको कितना टैक्स देना है? भाई सीधी सी बात है, 1 करोड़ पे आप दे रहे थे 2959 का, तो 1 करोड़ पे 1 लाख पे दोगे 3059 का। करोगे तो यही आएगा। 3128 में से 69,000 घटाओगे तो ये आ जाएगा 3128 में से 69,000 घटाओगे 3059, फिर HEC जुड़ जाएगा। उसके बाद देखिए ये कह रहे हैं कि जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में उनको रिबेट भी मिल रही है 87A में, उनको रिबेट भी मिल रही है 87A में। कितनी रिबेट मिल रही है? जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में रेजिडेंट इंडिविजुअल है, रेजिडेंट इंडिविजुअल है, उसको रिबेट मिल रही है कितनी? 100% ऑफ टैक्स और ₹25,000। हो सकता है रिवाइज हो जाए, विच आर लेस, विच आर इज लेस। अगर आपकी टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड ₹7 लाख, अगर आपकी टोटल इनकम किससे ज्यादा नहीं है? 7 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, रेजिडेंट इंडिविजुअल है, अगर उसकी टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 7 लाख रुपीज तो उसको रिबेट मिल रही है कितनी? 100% ऑफ टैक्स और 25,000 विच इज लेस। उसके अलावा जैसे मार्जिनल लीफ है, अब जैसे सपोज करो 7 लाख पे टैक्स निकाले अपन, 7 लाख पे टैक्स बनता है नील। कैसे बन गया? जो रिलीफ दे दी तो अपन ने। 3 लाख पे तो बन गया नील, 4 लाख का बन गया 5%, यानी 20,000 रुपए, तो ये हो गया नील। रिबेट दे दी अपन ने, ये 20,000 टैक्स बना। रिबेट दे दी अपन ने कितनी? 87A में 20,000 की, तो 7 लाख पे नील है। अब किसी की इनकम है 7 लाख और 10,000 रुपए, किसी की इनकम है 7 लाख और 10,000 रुपए, ठीक है। तो अब आप देखो टैक्स कैलकुलेट करें, 3 लाख पे नील, फिर 4 लाख का 5% होता है 20,000 रुपये, और फिर 10,000 का 10% होता है 10,000 का 10% 1,000 रुपये, 21,000 आ गया। ये 21,000 आ गया। तो 7 लाख वाला तो दे रहा है नील, 7 लाख वाला तो दे रहा है नील, और 7,10,000 पे 21,000 टैक्स आ जाए तो इनकम बढ़ी कितनी? 10,000 रुपये। टैक्स बढ़ गया कितना? 21,000 रुपये। तो जस्टिफाइड नहीं है ना ये, तो इसलिए जो मार्जिनल लीफ का कंसेप्ट है वो यहाँ भी अप्लाई होगा। तो उसको कितनी रिलीफ मिल जाएगी? 21,000 रुपये टैक्स बढ़ा, इनकम बढ़ी है 10,000, तो 11,000 रुपये की एक तरह से इसको क्या है? रिबेट मिल जाएगी। इसको रिबेट बोल रहे हैं। तो 21,000 में से 11,000 घट जाएंगे, तो इनकम बढ़ी है 10,000, तो टैक्स ले लो 10,000। तो इफ द टोटल इनकम ऑफ सच इंडिविजुअल एक्सीड 7 लाख रुपीज एंड इनकम टैक्स पेएबल ऑन सच टोटल इनकम एक्सीड्स द अमाउंट बाय विच द इनकम इज इन एक्सेस ऑफ 7 लाख, तो रिबेट ऐसे मिल जाएगी। 7 लाख पे नील है, 7-10 पे मैक्सिमम टैक्स कितना ले लोगे? 10,000 से ज्यादा नहीं लोगे, तो जो टैक्स आ रहा है उसमें से रिबेट दे दी जाएगी। तो ये अभी अपन ने जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है उसके बारे में अभी डिस्कशन किया है। फर्दर नॉर्मल टैक्स का अपन आगे करेंगे। इन केस ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल हो गया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो गई, एओपी हो गई, बीओआई हो गई, और आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन हो गया। यानी इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और एजेपी। इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और एजेपी। तो इन केस ऑफ एवरी इंडिविजुअल other than those covered in second and third, in case of every individual, Hindu undivided family, AOP हो गया,
BOI हो गया, एंड एवरी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, एंड एवरी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। क्या टैक्स रेट्स रहेगी? पहले 2.5 लाख रुपए पे आपके नील, पहले जो 2.5 लाख है उस पर क्या रहेगा? नील रहेगा। पहले 2.5 लाख रुपए पे क्या है? नील है, ठीक है। फिर नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5% है। अगर आपकी इनकम क्या है, कितनी आ रही है, से 4 लाख रुपए आ रही है, तो 2.5 लाख पे नील हो गई। फिर नेक्स्ट 1.5 लाख रह गया, उस पर क्या आ जाएगी? 4% आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 5 लाख पे आपके आती है 20%, नेक्स्ट 5 लाख पे आती है आपके क्या? 20%, और उसके बाद बैलेंस पे आती है आपके क्या? 30%। बैलेंस पे आ रही है क्या? 30%, ठीक है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो टैक्स है उस पर सरचार्ज लगता है। टैक्स जो टोटल इनकम आती है उस पर टैक्स निकलता है, उस पर सरचार्ज लगता है, और फिर आपके HEC लगता है। तो पहले तो अपन देखें कि इन केस ऑफ एवरी इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, AOP, BOI और आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, जो कि कवर्ड नहीं है सेकंड और थर्ड में, तो जहां 2.5 लाख पे नील हो गई, नेक्स्ट 2.5 लाख का 5% हो गया, नेक्स्ट 5 लाख का 20% हो गया, और बैलेंस का हो गया 30%। अब सपोज करो किसी की इनकम क्या है? 18 लाख रुपए। किसी की इनकम क्या है? 18 लाख है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे आप टैक्स? 2.5 लाख पे हो जाएगा उसका नील, पहले 2.5 लाख पे नील। फिर नेक्स्ट 2.5 लाख का कितना हो गया? 5%, यानी 12,500। कितनी इनकम कवर हो गई? 5 लाख की इनकम कवर हो गई। फिर है नेक्स्ट 5 लाख का हो गया क्या? 20%। नेक्स्ट 5 लाख का हो गया 20%, यानी 1 लाख रुपए। नेक्स्ट 5 लाख का हो गया 20%, यानी 1 लाख रुपए। उसके बाद 8 लाख का हो गया क्या? 30%। 8 लाख का हो गया 30%, यानी 2,40,000। ये टैक्स आ गया। अब इसमें HEC जोड़ देंगे। इस मैनर में क्या होती है? कंप्यूटेशन होती है। टैक्स कितना आ गया? 3,52,500, और HEC जोड़ देते हैं अपन, ऐड HEC एट रेट ऑफ 4%, ठीक है। अब यही केस सीनियर सिटीजन के केस में, ये सीनियर सिटीजन है और ये है वेरी सीनियर सिटीजन, या इसको अपन बोलते हैं सुपर सीनियर सिटीजन। तो सीनियर सिटीजन के केस में क्या है? देखो, इन केस ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल, कौन हो गए सीनियर सिटीजन? जो रेजिडेंट होता है, या NOR भी शामिल है पर NR शामिल ही है। इन केस ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 60 ईयर्स और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, 60 साल या उससे बड़े हैं, 60 साल या उससे बड़े हैं पर 80 साल से छोटे हैं, 80 साल से छोटे हैं, ठीक है। तो उन केस के अंदर जो स्लैब बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो 3 लाख रुपए रहेगी। पहले 3 लाख रुपए पे नील रहेगा, फिर नेक्स्ट 2 लाख पे क्या है? 5% है, 5 लाख हो गया। नेक्स्ट 5 लाख का 20% हो गया, और बैलेंस का हो गया 30% हो गया। बैलेंस का हो गया 30%। फिर आते हैं जो वेरी सीनियर सिटीजन है, जो रेजिडेंट इंडिविजुअल है, एज 80 ईयर्स और मोर। रेजिडेंट इंडिविजुअल है, एज 80 ईयर्स और मोर। ठीक है, तो उन केस के अंदर क्या है? पहले 5 लाख पे हो गया नील, फिर नेक्स्ट 5 लाख का हो गया 20%, और बैलेंस का हो गया 30%। अब जो ये इनकम टैक्स कंप्यूट किया गया है अपन ने, ठीक है, ये या सेक्शन 111A के अनुसार, 112 के अनुसार, 112A के अनुसार, या 115BAC के अनुसार, उसको क्या है? आपको इस सरचार्ज से इंक्रीज किया जाएगा, ठीक है। देखो
सरचार्ज क्या है? अगर टोटल इनकम इंक्लूडिंग, पहले इंक्लूडिंग बताया, डिविडेंड इनकम, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 ए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111 ए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112 ए। ये 112 जो है ना, ये असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए जुड़ा है, असेसमेंट ईयर 24-25 से जुड़ा है, ध्यान रखिएगा, पहले नहीं है था। तो ये आ गया, डिविडेंड इनकम आ गई, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 112 वाला, और 112 ए वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। यहाँ पे इस इनकम को इंक्लूड करके क्या है, अगर आपकी ये इनकम एक्सीड करती है किससे, एक्सीड करती है किससे, 50 लाख से, बट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, किससे एक्सीड नहीं करती, 1 करोड़ से एक्सीड नहीं करती, तो सरचार्ज की रेट रहेगी 10%, सरचार्ज की रेट रहेगी 10%। और यही टोटल इनकम इंक्लूडिंग दिस, ये इनकम इंक्लूड करके ये एक्सीड करती है 1 करोड़ से, 1 करोड़ रुपए से, बट डज नॉट एक्सीड ₹2 करोड़, 1 करोड़ से ज्यादा है, पर डज नॉट एक्सीड ₹2 करोड़, 1 करोड़ से ज्यादा है पर डज नॉट एक्सीड ₹2 करोड़। तो यहां पे जो रेट ऑफ सरचार्ज है ये रहेगी 15%, रेट ऑफ सरचार्ज क्या रहेगी, 15% रहेगी। फिर ये आगे बोलते हैं कि जो टोटल इनकम है एक्सक्लूडिंग, अब इंक्लूड नहीं, अब एक्सक्लूडिंग की करें, एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम, ठीक है, LTCG आ रहा है, 112 वाला भी आ रहा है, 112 ए वाला भी आ रहा है, और STCG आ रहा है 111 ए वाला। ये एक्सक्लूड करके, ये टोटल इनकम इसको एक्सक्लूड करके एक्सीड कर रही है किससे, ₹2 करोड़ से, एक्सीड कर रही है किससे, 2 करोड़ से, बट डज नॉट एक्सीड 5 करोड़। तो फिर टैक्स पे जो सरचार्ज लगेगा वो रेट हो जाएगी क्या, 25%, ठीक है। पर जो ये इसमें जो डिविडेंड इनकम है, जो डिविडेंड इनकम है, या LTCG 112 ए वाला, 112 वाला, STCG है 111 ए वाला, इस पे जो सरचार्ज है, इस पे जो सरचार्ज है ये कैन नॉट एक्सीड, इट कैन नॉट एक्सीड 15%। यहाँ पे सरचार्ज 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता, टैक्स पे जो सरचार्ज लगेगा वो 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसी हिसाब से यही चीज़ अगर 2 करोड़ से ज़्यादा है, 5 करोड़ से ज़्यादा है, 5 करोड़ से ज़्यादा एक्सक्लूडिंग ये इनकम, तो सरचार्ज की रेट क्या हो जाती है, 37% हो जाती है। पर इन इनकमों पे जो टैक्स निकलता है उस पर सरचार्ज किससे ज़्यादा नहीं हो सकता, 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता। लॉ बहुत ही कॉम्प्लेक्स बना रखी है इन्होंने, अलग अलग सरचार्ज की रेट है, अलग 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 इस तरह से काम कर रखा है साहब। और फिर जो केस ऊपर वाले केसेस में नहीं फॉल कर रहे, वहाँ रेट ऑफ सरचार्ज किससे ज़्यादा नहीं होगी, 15% से ज़्यादा नहीं होगी। तो ये देखो जो भी अपन ने डिस्कस किया, ये क्या है, ये असेसमेंट ईयर 23-24 की रामायण है, सरचार्ज की 24-25 में
AY चॉइस 25 में थोड़ा सा अमेंडमेंट ये है कि इसमें 112 सेक्शन यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होता है 112 टैक्स ऑन LTC, वो भी आ गया है यहाँ। तो अब यहाँ पे देखिए ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं कि वेयर द टोटल इनकम, वेयर द टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम, वेयर द टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम, ठीक है, इनकम अंडर सेक्शन 111A 111A में क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होते हैं अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स, जब सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है बोथ एट ए टाइम ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स, या ठीक है, या फिर क्या है 112 एक ही है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है ऑन ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स, एसटीटी इज पेड एट बोथ परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स। उसके अलावा यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट ट्रांसफर की जाती है जहाँ सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। ये टोटल इनकम अगर एक्सीड करती है 50 लाख से बट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, ये टोटल इनकम एक्सीड करती है किससे, 50 लाख से बट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, तो जो रेट ऑफ सरचार्ज है वो क्या रहेगी, 10% रहेगी। रेट ऑफ सरचार्ज क्या रहेगी, 10% रहेगी। रेट ऑफ सरचार्ज क्या रहेगी, 10% रहेगी। ठीक है, फिर देखिए वेयर द टोटल इनकम, वेयर द टोटल इनकम, ठीक है, टोटल इनकम इंक्लूडिंग इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड्स, ठीक है, ये इंक्लूड कर रहा है डिविडेंड बाय इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड, या वही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाले, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाले, उसके अलावा 112 का भी आ गया असेसमेंट ईयर 24-25 से। ये एक्सीड करता है, टोटल इनकम एक्सीड करता है 1 करोड़ से, पर 2 करोड़ से एक्सीड नहीं करता, तो रेट ऑफ सरचार्ज क्या रहेगी, 15% रहेगी। यानी अब जैसे यहाँ इस पहले वाले केस में डिविडेंड इनकम थी 5 लाख रुपए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था 111A वाला 30 लाख रुपए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला था 25 लाख और अदर इनकम थी 35 लाख। तो कुल मिला के देखिए 35 प्लस 25 60 हो गया, 30 90 95 लाख से टोटल इनकम किससे ज़्यादा नहीं है, इन सभी इनकम को इंक्लूड करके 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। तो जो भी टैक्स निकला जाएगा, जो भी टैक्स निकालेंगे हम 95 लाख पे, उसमें सरचार्ज जोड़ देंगे किस रेट से, 10% की रेट से, उसमें सरचार्ज जोड़ देंगे किस रेट से, 10% की रेट से। उसके बाद देखिए यदि डिविडेंड इनकम है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 के हैं, 111 के हैं, और अब असेसमेंट ईयर 24-25 में 112 के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स भी आ गए। अगर ये एक्सीड करते हैं 1 करोड़ से, पर ये किससे ज़्यादा नहीं है, 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, ये सारी इनकम को इंक्लूड करके, तो सरचार्ज की रेट क्या रहेगी, 15% रहेगी। तब सरचार्ज की रेट क्या रहेगी, 15%। जैसे डिविडेंड इनकम है 5 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से 60 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ये वाला 65 लाख है, अदर इनकम है 45 लाख, टोटल मिला के देखो तो 105 और 5 110 170 175 लाख है, यानी 1 करोड़ से ज़्यादा है बट 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। तो सरचार्ज की रेट रहेगी क्या, 15%। सरचार्ज की रेट रहेगी क्या, 15%। ठीक है, तीसरा देखिए वेयर द टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड इनकम अंडर 111A 112A और 112 ये एक्सीड करती है क्या, 2 करोड़ रुपए, एक्सीड कर रही है 2 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड क्या, 5 करोड़। ठीक है, तो ये एक्सीड कर रही है 2 करोड़ से बट डज नॉट एक्सीड 5 करोड़ रुपए, एक्सीड करती है 2 करोड़ से पर ये एक्सीड नहीं करती है 5 करोड़, तो यहाँ 25% की रेट से क्या लग जाता है, सरचार्ज है। पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A का है या 111A का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, डिविडेंड इनकम है, उस पर सरचार्ज की रेट 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती, इसलिए इसको बाइफर्केट किया है। जैसे यहाँ अदर इनकम है 3 करोड़ की और LTCG आ रहा है, ये 54 आ रहा है, ये आ रहा है, इन पे तो जो टैक्स निकलेगा उस पर जो सरचार्ज की रेट रहेगी वो रहेगी 15%, और इस पे जो टैक्स निकलेगा उस पर सरचार्ज की रेट रहेगी क्या, 25%। उस पर सरचार्ज की रेट क्या रहेगी, 25% रहेगी। इसी हिसाब से वे द टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम, इनकम अंडर 111A 112A ये एक्सीड कर रही है किससे, 5 करोड़ से, ये एक्सीड करती है 5 करोड़ से,
इस पे रेट ऑफ सरचार्ज क्या रहेगी 37%। पर जो जैसे यहाँ था जो डिविडेंड इनकम है, इनकम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की 111 ए की, 112 ए की जो कैपिटल गेन की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की है, या अब जो असेसमेंट ईयर 24-25 में 112 भी आ रहा है, तो यहाँ पे सरचार्ज की रेट किससे ज़्यादा नहीं हो सकती, 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। और ऊपर वाले केसेस को छोड़ के वेयर द टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम, इनकम अंडर 111 ए 112 ए एक्सीड 2 करोड़ कर रही है एंड केस इज नॉट कवर्ड इन दी अबव कैटेगरी, यानी दूसरी इनकम नहीं है ज़्यादा, अदर इनकम ज़्यादा नहीं है, तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, सरचार्ज की रेट किससे ज़्यादा नहीं हो सकती है, 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। सरचार्ज की रेट किससे ज़्यादा नहीं हो सकती है, 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। अब एक कंसेप्ट आता है इसमें हमारे को मार्जिनल रिलीफ का, एक कंसेप्ट आता है हमारे को क्या, मार्जिनल रिलीफ का। ये समझिए मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट एक बार समझ लीजिए, आगे तक कोई तकलीफ आपको नहीं आएगी। मार्जिनल रिलीफ कैसे हम निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, यदि आपकी टोटल इनकम से 50 लाख है, निकालना तो सीखिए, टोटल इनकम अगर आपकी 50 लाख है तो कोई सरचार्ज लग रहा है क्या, कोई सरचार्ज आपके नहीं लग रहा। और अगर आपकी इनकम टोटल इनकम क्या हो गई, 51 लाख हो गई, तो आपके लग जाएगा सरचार्ज, आपके लग जाएगा टैक्स पे सरचार्ज 10% की रेट से, और ये पूरे टैक्स के एलिमेंट पे लग गया। ऐसे तो नहीं है कि भाई सिर्फ एडिशनल एलिमेंट पे लगा। तो अब ये कह रहे हैं कि हम आपको क्या देंगे, मार्जिनल रिलीफ देंगे यदि आपकी जो टैक्स की लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, टैक्स की लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है, इज इन एक्सेस, ये ज्यादा है, इन कंपैरिजन टू इंक्रीज इन इनकम ओवर 50 लैक्स। जैसे अब उदाहरण के लिए समझिए, अब अगर यहां पे ही देखें 50 लाख पे जो टैक्स की लायबिलिटी है और 51 लाख पे टैक्स की लायबिलिटी है, ये 1 लाख रुपए, इनकम कितनी बढ़ी, 1 लाख, इनकम कितनी बढ़ी है, 1 लाख, और यदि टैक्स की लायबिलिटी 1 लाख रुपए से ज़्यादा बढ़ गई तो मार्जिनल रिलीफ डिफरेंशियल अमाउंट की हम प्रोवाइड करेंगे। तो मार्जिनल रिलीफ डिफरेंशियल अमाउंट की हम प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले जब सपोज कीजिए ये मिस्टर एक्स है, रेजिडेंट है, उसकी 50 लाख पे टैक्स की लायबिलिटी निकालते हैं, 2.5 लाख पे नील हो गई, 2.5 लाख पे नील हो गई। नेक्स्ट 2.5 लाख का क्या हुआ, 5%, यानी 12,500 हो गया। 5 लाख का हो गया क्या, 20%, 5 लाख का हो गया क्या, 20%, यानी 1 लाख हो गया। कितने हो गए कवर, 10 लाख रुपए कवर हो गए। 40 लाख का हो गया आपके 30%, यानी ये इनकम हो गई पूरी 50 लाख कवर। 40 लाख का 30%, रेट है स्लैब रेट 12 लाख ही हो गई। तो यहाँ 13,12,500 रुपये आ रही है, सरचार्ज कुछ है नहीं, तो ये आ गई टैक्स की लायबिलिटी यहाँ पे 13,12,500। अब यही अगर 51 लाख पे निकालते हैं तो 2.5 लाख पे तो नील हो गई, 2.5 लाख पे तो नील हो गई। नेक्स्ट 2.5 लाख का 5% हो गया, नेक्स्ट 2.5 लाख का 5% हो गया, यानी 12,500 हो गया, यानी 12,500। 5 लाख का हो गया ये क्या, 20%, यानी 1 लाख हो गया। 5 लाख का हो गया 20%, यानी 1 लाख हो गया। और 41 लाख का हो गया 30%, और 41 लाख का हो गया 30%, 41 लाख का 30% हो गया 12 लाख और 30,000 रुपये, 12,30। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 13,42,500 आ गया, 13,42,500 आ गया, ठीक है। अब ऐड कर दिया अपन ने सरचार्ज, अब सरचार्ज जोड़ दिया आपने अब सीधा एट रेट ऑफ 10%, यानी 134250। तो ये आ गई अपनी 13,42,500
14,76,750 ये टैक्स आ गया 14,76,750। इनकम तो बढ़ी है आपकी 1 लाख रुपए, इनकम तो आपने 1 लाख रुपए ज़्यादा कमाई, पर लायबिलिटी कितनी बढ़ गई? लायबिलिटी बढ़ गई आपकी कितनी? 1,64,250, 1,64,250। तो क्या ये जस्टिफाइड है? आप 1 लाख रुपए ज़्यादा कमा रहे हो, 50 लाख वाला 13,12,500 का टैक्स दे रहा है, 51 लाख वाला 14,76,750 का देगा। यानी कंपेरेटिव करें, कंपैरिजन करें तो इनकम तो 1 लाख बढ़ी और टैक्स लायबिलिटी 1,64,250 बढ़ गई, ज़्यादा टैक्स निकल गया इसकी जेब से, इसलिए इसको मार्जिनल रिलीफ दे देते हैं। इसको क्या है? मार्जिनल रिलीफ दे देते हैं। और ये मार्जिनल रिलीफ कितनी दे देते हैं? 64,250 की ये मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगी इसको। कितनी मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगी? 64,250 की ये मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगी। तो जो टैक्स लायबिलिटी आ रही थी वो कितनी आ रही थी? ये 14,76,750 आ रही थी, 14,76,750 आ रही थी टैक्स लायबिलिटी। इसमें 64,250 की रिलीफ मिल जाएगी। तो इनकम बढ़ी है 1 लाख, तो टैक्स लायबिलिटी भी 1 लाख से ज़्यादा नहीं बढ़े। तो यहाँ 13,12,500 आ रही है, तो यहाँ 14,12,500 आ जाएगी, 14,12,500 आ जाएगी। उसके बाद ऐड HEC हो जाएगा, उसके बाद ऐड हो जाता है HEC। HEC में कोई रिलीफ नहीं है, HEC 4% की रेट से जुड़ जाएगा। $56,500 HEC 4% की रेट से जुड़ गया, 56,500, तो 1469 हो गया ये, 1469 हो गया। तो देखिए, मार्जिनल रिलीफ इज अवेलेबल, marginal relief is available in case where total income exceeds 50 lakh rupees. The additional amount of income tax payable, the additional amount of income tax payable together with surcharge on excess of income over rupees 50 lakhs, on excess of income over rupees 50 lakhs. Should not be what? More than the amount of income exceeding 50 lakhs. तो जो टैक्स वर्कआउट होके आ रहा है एडिशनल इनकम टैक्स, वो इंक्रीज इन इनकम ओवर 50 लाख से ज़्यादा नहीं हो। इसी हिसाब से 50 लाख पे तो टैक्स मतलब सरचार्ज की रेट 50 लाख से ज़्यादा होने पे 10% है। अब वही 1 करोड़ पे पहुँचते ही, 1 करोड़ से ज़्यादा होते ही ये सरचार्ज की रेट 15% हो जाएगी। इस केस में भी आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगी। 1 करोड़ से ज़्यादा हो गई आपकी इनकम, तो ये तब तक मिलेगी जब इनकम बढ़ रही हो, और इनकम बढ़ रही हो कम, टैक्स बढ़ रहा हो ज़्यादा। अगर इनकम ज़्यादा बढ़े और टैक्स कम बढ़े तो किस बात की मार्जिनल रिलीफ? तो देखिए, वेयर द टोटल इनकम एक्सीड 1 करोड़ रुपीज, टोटल इनकम एक्सीड 1 करोड़, तो द टोटल अमाउंट पेएबल एज इनकम टैक्स, total amount payable as income tax and surcharge on such income shall not exceed the total amount payable as income tax and surcharge on total income of rupees 1 crore by more than the amount of income that exceeds rupees 1 crore, by more than the amount of income that exceeds 1 crore. इसी हिसाब से ये 1 करोड़ पे कितना टैक्स आ रहा है और 1 करोड़ से ज़्यादा पे कितना टैक्स आ रहा है सरचार्ज जोड़ने के बाद। दोनों केस में एक में 10% सरचार्ज जुड़ेगा, एक में 15%। इनकम बढ़ी है कम और टैक्स लायबिलिटी बढ़ी है ज़्यादा, तो फिर आपको मार्जिन रिलीफ देनी पड़ेगी। इसी हिसाब से यदि टोटल इनकम एक्सीड करती है 2 करोड़ से, टोटल इनकम एक्सीड करती है 2 करोड़ से, तो फिर क्या है, जो द टोटल अमाउंट पेएबल एज इनकम टैक्स एंड सरचार्ज ऑन सच इनकम shall not exceed the total amount payable as income tax and surcharge on the total income of rupees 2 crores by more than the amount of the income that exceeds क्या 2 करोड़ रुपीज। इसी हिसाब से 5 करोड़ है, क्योंकि यह रेट 15 थी और 2 करोड़ से ज़्यादा पे रेट क्या हो गई, 25% हो गई। फिर 2 करोड़ पे 5 करोड़ से एक्सीड करती है
37% रेट हो जाती है सरचार्ज की, इसलिए अपने को क्या है, मार्जिनल लीव दी जाती है। अब एक है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या है, 2.5 लाख रुपए हो गया, ठीक है, 3 लाख हो गया, 5 लाख रुपए। इसको जहां बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बोल दो या ये बोल दो मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, ये क्या बोल दो, मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। फिर आता है रिबेट ऑफ इनकम टैक्स। रिबेट ऑफ इनकम टैक्स इन केस ऑफ सर्टेन इंडिविजुअल्स। यहां पे देखिए एलिजिबल असेसी कौन है, यहां पे एलिजिबल असेसी कौन है, एलिजिबल असेसी है रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसकी टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख। एलिजिबल असेसी है रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसकी टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख। उसको कितनी रिबेट मिल रही है, उसको रिबेट मिल रही है 100% ऑफ इनकम टैक्स या 12,500 विच इज लेस। रेजिडेंट इंडिविजुअल है जिसकी टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख रुपीज। अब नेक्स्ट देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी में पहले 10,000 तक 10% की रेट से टैक्स लगेगा। पहले 10,000 तक 10% की रेट से टैक्स लग रहा है, नेक्स्ट 10,000 पे 20% की रेट से टैक्स लग रहा है और बैलेंस पे 30% की रेट से टैक्स लग रहा है। पहले 10,000 पे 10% की रेट से टैक्स लग रहा है, नेक्स्ट 10,000 पे 20% की रेट से टैक्स लग रहा है और बैलेंस पे 30% की रेट से टैक्स लग रहा है। परंतु यहाँ पे 115 BAD भी है और 115 BAE भी है, 115 BAD भी है और 115 BAE भी है। तो यहाँ पे देखिए यदि कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है नई बनी जो कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के अंदर एंगेज्ड है, तो टैक्स रेट इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी रेजिडेंट इन इंडिया सेटअप एंड रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर 1423, सेटअप एंड रजिस्टर्ड इन इंडिया ऑन और आफ्टर 1423, जो कि कमेंस कर रही है अपनी मैन्युफैक्चर ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग बिफोर 31 मार्च 24, 1/4/23 से 31/3/2024 के बीच में वो क्या है अपनी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी स्टार्ट करती है और उसने ऑप्ट किया है कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स का अंडर सेक्शन 115 BAE। तो जो मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट्स हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट्स है, उस पर 15% की रेट से टैक्स लगेगा। दैट इज 15% ऑफ द इनकम, 15% ऑफ द इनकम derived from और incidental to मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग। उसके अलावा अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसने कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स का ऑप्शन ऑप्ट किया 115 BAD में, 115 BAD में मैन्युफैक्चरिंग के लिए 15%, अदरवाइज BAD में कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स 22% ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, जो स्पेशल रेट्स के टैक्सेशन के सेक्शंस हैं 112, 12A, 111A, वहां तो वो लगेगा ही लगेगा जो स्पेशल रेट है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो BAD और BAE का ऑप्शन ऑप्ट कर रही हैं उनके लिए बेसिकली डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस नहीं मिलते हैं। दैट इज द टोटल इनकम ऑफ सच कोऑपरेटिव सोसाइटी वुड बी कंप्यूटेड विदाउट गिविंग डिडक्शन ऑफ सेक्शन 10AA, 33ABT डेवलपमेंट अकाउंट या साइट रिस्टोरेशन फंड, 35(1)(2), 2A या 3 जो पेमेंट कर रहे हैं आउटसाइडर्स को, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, नेशनल लेबोरेटरी को, इन्वेस्टमेंट लिंक्ड डिडक्शन 35 CCC, एडिशनल डेप्रिसिएशन। ठीक है, चैप्टर 6A के डिडक्शंस एडमिजिबल नहीं होंगे पर 80 JJA डिडक्शन यहाँ एडमिजिबल होगा विदाउट सेट ऑफ लॉसेस एंड डेप्रिसिएशन ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम अर्लियर ईयर्स। ठीक है, तो ये डिडक्शंस आपको एडमिजिबल नहीं होंगे। एडजस्टमेंट ऑफ ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस जो इन डिडक्शंस के कारण से है या एडिशनल डेप्रिसिएशन के कारण से अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स या ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स के प्रोविजंस आपके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, सरचार्ज की बात करें तो जहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं जिन्होंने BAD और BAE में गए, 115 BAD में या 115 BAE में गए, वहाँ तो सरचार्ज लगता है एट रेट ऑफ 10%, वहाँ सरचार्ज लगता है एट रेट ऑफ 10% इरिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ इनकम। अदरवाइज अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो नॉर्मल प्रोविजंस में पड़ी हुई है, वहाँ अगर 1 करोड़ से ज़्यादा की इनकम है
10 करोड़ तक 7% की रेट से सरचार्ज लगेगा, 10 करोड़ से ज़्यादा है तो 12% की रेट से सरचार्ज लगेगा, मार्जिनल रिलीफ भी एडमिसिबल होगी। फिर आती है बात क्या, इन केस ऑफ लोकल अथॉरिटीज एंड पार्टनरशिप फर्म्स इंक्लूडिंग लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, लोकल अथॉरिटी, पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी, तो 30% की रेट से टैक्स लग रहा है दोनों ही केसेस में, और सरचार्ज लगेगा 12% की रेट से। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है, मार्जिनल रिलीफ भी आपको एडमिसिबल होगी। 1 करोड़ तक तो कोई सरचार्ज नहीं है, 1 करोड़ के ऊपर सरचार्ज है तो मार्जिनल रिलीफ भी आपको क्या है, एडमिसिबल हो जाएगी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के केस में अपन ने टैक्स रेट देख ही ली। पार्टनरशिप फर्म और लोकल अथॉरिटी में 30% फ्लैट रेट से टैक्सेशन हो रहा है, इंक्रीज बाय सरचार्ज। अगर टोटल इनकम एक्सीड कर रही है 1 करोड़ तो 12% की रेट से सरचार्ज है, इंक्रीज बाय फिर HEC एट रेट ऑफ से 4%। अब नेक्स्ट है डोमेस्टिक कंपनी। तो देखिए, यदि डोमेस्टिक कंपनी है जिसने कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स का ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया है, और अगर उसका टर्नओवर इन फाइनेंशियल ईयर 22-23, टर्नओवर इन फाइनेंशियल ईयर 22-23 डज नॉट एक्सीड व्हाट, ₹400 करोड़, टर्नओवर जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में इट डज नॉट एक्सीड 400 करोड़, 400 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर नहीं है, तो टैक्स रेट क्या रहेगी, 25% रहेगी। अदरवाइज इनकम टैक्स की रेट क्या रहेगी, 30% रहेगी। जो इनकम टैक्स है, द सेम विल बी इंक्रीज बाय सरचार्ज एट रेट ऑफ 7%। अगर टोटल इनकम एक्सीड करती है 1 करोड़ से बट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़ तो सरचार्ज की रेट रहेगी 7%, और अगर एक्सीड करती है 10 करोड़ से तो सरचार्ज की रेट रहेगी क्या, 12%। सरचार्ज की रेट 7% है और सरचार्ज की रेट 12% है। मार्जिनल रिलीफ जैसे ऊपर वाले केसेस में अपन ने डिस्कस किया, मार्जिनल रिलीफ मिलेगी। 1 करोड़ से ज्यादा अगर आपकी इनकम बढ़ती है, सरचार्ज लग गया, तो सरचार्ज लगने की वर्चू से जितनी इनकम बढ़ी उससे ज्यादा, 1 करोड़ के ऊपर जितनी इनकम बढ़ी उससे ज्यादा टैक्स लायबिलिटी नहीं बढ़नी चाहिए। अगर उससे ज्यादा बढ़ रही है तो यू विल बी व्हाट, एंटाइटल्ड फॉर मार्जिनल रिलीफ। 1 करोड़ पे भी और 10 करोड़ रुपए पे भी मार्जिनल रिलीफ आपको एडमिसिबल रहेगी। उसके बाद देखिए, जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनको क्या है, कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स, कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स का ऑप्शन भी उनके पास अवेलेबल है, यानी विदाउट गेटिंग द बेनिफिट ऑफ एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस। जैसे बीएसी में हमने देखा, वैसे ही कंपनीज के केस में आगे इसका इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे अपन। 115 BAA में बेसिकली 22% की रेट से टैक्स लग रहा है, 22% की रेट से क्या हो रहा है, टैक्सेशन हो रहा है, इंक्रीज बाय से सरचार्ज एट रेट ऑफ 10% एंड HEC एट रेट ऑफ 4%। और BAB में जो नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी, BAB में ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी जिन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस 1 अक्टूबर 2019 से लेके 31/3/2024 के बीच में जिन्होंने चालू कर दी, उन लोगों के लिए रेट ऑफ टैक्स क्या है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज पे 15% की रेट से क्या होगा, टैक्सेशन होगा, इंक्रीज बाय सरचार्ज एट रेट ऑफ 10% एंड HEC एट रेट ऑफ से 4%। तो जो डोमेस्टिक कंपनी है, जो डोमेस्टिक कंपनी है, दे कैन ऑप्ट फॉर सेक्शन 115 BAA or BAB as a case may be, subject to certain conditions. The total income of such companies would be computed without giving effect to deductions under 10AA, 32AD पहले था, 33AB, ABA, 35(1)(2), 2A3, 35(2)AA, 2AB, AD, 35CCC, CCC deductions under Chapter 6A except 80JJA and DTM. Additional depreciation under 32(1)(2)A and without set off of brought forward losses and unabsorbed depreciation attributable to such deductions. So in case of domestic manufacturing company set up and registered on or after 1 अक्टूबर 2019 जो कमेंस कर रही है मैन्युफैक्चर ऑफ आर्टिकल और थिंग बिफोर 31/3/24, दे कैन एक्साइज ऑप्शन अंडर 115 BAB, 15% की रेट से टैक्सेशन होगा। उसके अलावा जो BAA में फॉल कर रही हैं, जिन्होंने BAA का ऑप्शन एक्सरसाइज किया है, वो 22% की रेट से टैक्स होगा, या मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स।
इज नॉट एप्लीकेबल, मैट एप्लीकेबल यहां नहीं है, सरचार्ज 10% की रेट से लगेगा। अब बात आती है फॉरेन कंपनी की। फॉरेन कंपनी में देखिए जो रॉयल्टीज हैं एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज received from government or Indian concern in pursuance of agreement which has been approved by central government made by the company with the government or Indian concern between 1/4/1961 and 31/3/1976 and 1/3/1964 and 31/3/1976 50% की रेट से टैक्सेशन हो रहा है। अदर इनकम पे पहले 40% की रेट थी, अब ये 35% की रेट से क्या हो रहा है, टैक्सेशन हो रहा है। सरचार्ज लगेगा 1 करोड़ से ज्यादा 10 करोड़ तक 2% की रेट से, और अगर 10 करोड़ से ज्यादा है तो 5% की रेट से लगेगा। मैक्सिमम मार्जिनल लीव भी एडमिसिबल रहेगी। अब आती है हमारे पास कुछ स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स। अब हमारे पास बात आती है क्या, स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स। देखिए 111A में जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है, 111A में जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड या बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट्स पे जो एसटीसीजी अराइज हो रहा है, जिस पे आपके सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स आपने पे किया है शेयर्स के केस में एट अ टाइम ऑफ परचेज एज वेल एज सेल, और इधर यूनिट्स के केस में एट अ टाइम ऑफ ट्रांसफर आपके एसटीटी लग रहा है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो 111A में ये टैक्स हो रहा है। 23/7/2024 के पहले बिफोर ये रेट थी 15%, इस बार के लिए याद रखना है। और ऑन और आफ्टर 23/7/2024, ऑन और आफ्टर 23/7/2024 ये जो टैक्स रेट हो गई है ये 20% हो गई। ये जो टैक्स रेट है ये क्या हो गई है, 20% की रेट से क्या हो जाएगा, इसमें टैक्सेशन होगा। 20% की रेट से इसमें टैक्सेशन हो जाएगा। 112A इसी केस में अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है इन एक्सेस ऑफ रुपीज 1,25,000, 1,25,000 के एक्सेस में एलटीसीजी पे 10% की रेट से टैक्स लग रहा है। यदि ये ट्रांसफर होता है, ये कैपिटल गेन जो अराइज हो रहा है 23 जुलाई 2024 के पहले हो रहा है, और ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 ये हो गई 12.5% की रेट, ये हो गई 12.5% की रेट। तो देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स इन अ कंपनी और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट ऑन विच सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स हैज बीन चार्ज्ड, यदि ट्रांसफर टेक्स प्लेस बिफोर 23/7/2024 15% की रेट से टैक्सेशन हो रहा है। जो भी एसटीसीजी अराइज हो रहा है, फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स या यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट जिस पे एसटीटी लग रहा है, यदि ट्रांसफर टेक्स प्लेस ऑन और आफ्टर 23/7/2024 20% की रेट से टैक्सेशन है। सिमिलरली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है, जो ट्रांसफर होता है 23/7/2024 के पहले, वो तो क्या है 20% की रेट से टैक्सेशन होगा, 20% की रेट से टैक्सेशन होगा। और जो आफ्टर ऑन और आफ्टर 23/7/2024 है वो 12.5 हो गया। तो आप ये मत समझिए 12.5 हो गया कि भाई हमारा तो फायदा हो गया, फायदा नहीं। यहां पे क्या हुआ है, पहले एलटीसीजी में इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था, तो अब यहां पे क्या होगा, बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन इज नॉट अवेलेबल। यहां पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको क्या है, एडमिसिबल नहीं होगा। 112A में
जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज हो रहा है ऑन ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स या यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट इफ ट्रांसफर टेक्स प्लेस ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024, 12.5% की रेट से टैक्सेशन है, जैसे मैंने ऊपर डिस्कस किया 12.5% की रेट से टैक्सेशन है ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स इन एक्सेस ऑफ 1,25,000 रुपए, ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स इन एक्सेस ऑफ 1,25,000 रुपए। कंडीशन क्या है कि इक्विटी शेयर्स अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो तो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स आपको देना है एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन एज वेल एज ट्रांसफर, और यदि इक्विटी ओरिएंटेड फंड की यूनिट्स हैं या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट है, यदि इक्विटी ओरिएंटेड फंड की यूनिट्स है या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट है तो एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर आपको देना है। कब देना है? एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। उसके अलावा 1,25,000 तक का जो LTCG है वो एग्जेम्प्ट रहेगा इन शेयर्स पे। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स इन केस ऑफ कंपनी इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी या यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, यदि ट्रांसफर टेक्स प्लेस बिफोर 23/7/2024, 10% की रेट से टैक्सेशन हो रहा है। पहले 1 लाख रुपए तक का एग्जेम्पशन था, बट इन एग्रीगेट अब मिला के 1,25,000 से ज्यादा एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगा। फिर आती है बात हमारे पास क्या, विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज, विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम्स और अदर गेम्स of any sort, gambling or betting of any form or nature whatsoever, 30% की रेट से क्या हो रहा है? टैक्सेशन है। यहाँ 30% की रेट से टैक्सेशन है। ऑनलाइन गेमिंग में 30% की रेट से टैक्सेशन है, ऑनलाइन गेमिंग में 30% की रेट से टैक्सेशन है। उसके अलावा आपके क्या है, अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट्स हैं, ठीक है, अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट्स हैं, अनएक्सप्लेन मनी है, अनएक्सप्लेन्ड आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं, अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर्स हैं, अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडीज है, 69, 68, 69, 69A, 69B, 69C, 69D। इस इनकम पे 115 BBE के अंदर, 115 BBE के अंदर क्या है, टैक्स लग रहा है एट रेट ऑफ 60%। द सेम इज टू बी इंक्रीज बाय सरचार्ज at rate of 25% और HEC at rate of 4%। इफेक्टिव रेट 78% आ जाती है, इफेक्टिव रेट इस पे 78% आ जाती है, और पेनल्टी लग जाती है अंडर सेक्शन 271 AAC, पेनल्टी लग गई 271 AAC में, 10% की रेट से क्या लग गई, पेनल्टी लग गई 271 AAC में। नेक्स्ट देखिए, अगर कोई रॉयल्टी है, रॉयल्टी रेजिडेंट्स के रिलेशन में कि इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ पेटेंट डेवलप्ड एंड रजिस्टर्ड इन इंडिया, अगर उन्होंने कोई पेटेंट का इन्वेंशन किया, उसको रजिस्टर और डेवलप किया है इंडिया में और रजिस्टर भी हुआ है यहाँ पे पेटेंट एक्ट के हिसाब से, उस पर 10% की रेट से टैक्सेशन होगा, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसी हिसाब से इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कार्बन क्रेडिट्स, वहां भी है 10% की रेट से टैक्सेशन है। अब इस बार क्या है, सर्च के केसेस में वापस से जो 2000 के पहले चलता था ना ब्लॉक का असेसमेंट, ब्लॉक असेसमेंट लेके आए वो, और सेक्शन 113 के अंदर टैक्सेशन है ब्लॉक असेसमेंट में 60% की रेट से सर्च में जो इनकम निकल के आती है, इंक्रीज बाय सरचार्ज एज एप्लीकेबल प्लस HEC। तो ये स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स है। अभी अपन ने क्या है, इनकम टैक्स की जो रेट्स है इसके बारे में पूरा डिस्कशन किया है।